So, Sankwa, today our topic is derivatives. मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊँगा बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम और इसको हमने को उतना थॉरली अभी कवर नहीं कर सकेंगे. व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी या इसकी अगर सिंपल एग्जांपल लें तो या सिंपल एक्सप्लेनेशन लें तो डेरिवेटिव ऐसी चीज़ है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव करती है, इसीलिए इसका नाम डेरिवेटिव है. इसकी अपनी इंटरनल कोई वैल्यू नहीं है, ये डिराइव करती है अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं से. फॉर एग्जांपल वीट के ऊपर डेरिवेटिव हो सकता है, किसी भी चीज़ पर, किसी भी कमोडिटी पे हो सकता है, किसी शेयर्स के ऊपर हो सकता है, एक्सचेंज करेंसीज के ऊपर हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर डेरिवेटिव्स होते हैं. अब डेरिवेटिव का बेसिक पर्पस होता है हेजिंग, रिस्क रिडक्शन, लेकिन इसे गैम्बलिंग के लिए भी, बैटिंग के लिए भी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है. 4 टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं मेजर: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक है, तो बाकी इससे रिलेटेड ही आपको आइडिया हो जाएगा उन सबका. अब मैं एक लेट सपोज ब्रेड मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ब्रेड बनाता हूँ डॉन, जैसे हमारे यहाँ ब्रेड ये हर दुकान पे आती है, या मैं ब्रेड बनाता हूँ, बर्गर्स बनाता हूँ, शवारमा ब्रेड बनाता हूँ, या मैं इवन फ्लोर मिल है मेरी, ठीक है. मुझे पता है कि मुझे वीट की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो मेरी स्टोरेज है वो फुल है. अगर मैं वीट अभी ख़रीदता हूँ तो रखूँगा कहाँ? फिर रखूँगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी किसी को रखना पड़ेगा, चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, उसको अच्छे एक टेम्परेचर पे, अच्छी एक साइलो वगैरह में मेंटेन करना पड़ेगा, कोई दवाई वगैरह भी रखनी पड़ेगी क्योंकि कीड़े ना लग जाए. तो अब मैंने स्टोर भी करनी है, उसके लिए एक अलग मसला. फिर चलें खरीद, स्टोर तो कर लूँगा, लेकिन पहले ख़रीदनी पड़ेगी, ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, जो ऑलरेडी स्टोर की हुई उसके ऊपर कैश लग गया है मेरा. ये ख़त्म होगी तो कैश वापस आएगा, तो मैं उससे और ख़रीद सकता हूँ ना. तो अभी तो कैश भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ये आइडिया हो रहा है कि लेट सपोज आज से 6 महीने बाद जब मैं अगर ये गंदम ख़रीदने जाऊँगा, जब मेरे पास कैश भी आ जाएगा, जगह भी बन जाएगी, तब गंदम का रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपये मन हो जाएगा. इस वक्त 7,000 रुपये मन मिल रही है, मुझे लग रहा है तब तक ना गंदम का रेट 10,000 रुपये मन हो जाएगा. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपये मन पे गंदम ना खरीदनी पड़े. भाई मेरा बिजनेस ही डिपेंड करता है इस रॉ मटेरियल के ऊपर. अगर मैं महंगा ख़रीद लूँगा तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट को भी महंगा बेचूँगा, और हो सकता है मार्केट में कंपटीटर ज़्यादा हो और मेरी प्रोडक्ट ना बिके, और मेरी प्रोडक्ट भी पेरिशेबल है, वेस्ट हो जाएगी ना. मैं रख तो नहीं सकता उसको स्टोर करके, मुझे तो बेचनी है. महंगी होगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, वेस्ट हो जाएगी. तो एक महंगी बनी, खर्चा भी ज़्यादा पड़ा, ऊपर से वेस्ट भी होगी ज़्यादा. सो आई वॉन्ट टू लिमिट माई कॉस्ट कि चलो आज 7 की है ना, 7, 7.5 ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. इतने में मेरा मार्जिन भी बच जाएगा, प्रोडक्ट भी मार्केट में बिक जाएगा. एक और बंदा है जो ये सोच रहा है कि यार हो सकता है कल को गंदम की प्राइस नीचे गिर जाए, इस बार प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, इंपोर्ट का भी चांस है, इंटरनेशनल भी बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं गंदम की प्रोडक्शन के, कोई एल नीनो या कोई इस तरह का इफेक्ट भी, गंदम की प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगी, वो बड़ी अच्छी हो जाएगी. जब गंदम की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगी. उसको लग रहा है कि गंदम 5,000 रुपये मन पे चली जाएगी. अब वो चाह रहा है कि यार आज 7,000 रुपये मन है, ये प्राइस किसी तरह से लॉक कर लूँ मैं, ठीक है ना, कि मैं 7,000 रुपये मन पे बेचूँ, मैं 5,000 रुपये मन पे ना बेचूँ. तो मैं और वो मिलते हैं, हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि 7,500 रुपये मन में वो मुझे 1,000 मन गंदम देगा आज से 6 महीने बाद. हमारा एक एग्रीमेंट हो जाता है, हम स्टाम्प के ऊपर लिख कर साइन शाइन करके उसको लेट्स सपोज ओथ कमिश्नर से भी वेट करा लेते हैं, और हमारा एक एग्रीमेंट हो गया आपस में. अब जब 6 महीने गुजरते हैं तो लेट्स सपोज गंदम की कीमत वाकई 10,000 हो गई पर मन, ठीक है. अब मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना. अब मैं जो सेलर है वो मुझे कहेगा कि आपने मुझे पेमेंट करनी थी 7,500 रुपये मन के हिसाब से, तकरीबन 75 लाख, और इस वक्त मार्केट में गंदम मिल रही है 1 करोड़ की यही. तो ये पकड़ें 25 लाख, जाए मार्केट से अपनी गंदम खरीद लें. 75 आपके पास है जो आपने मुझे देना था, 25 ये ऊपर वाला पकड़ें, जाके मार्केट से अपनी गंदम खरीद लें. गंदम का एक भी दाना एक्सचेंज नहीं होगा, ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ना उसने मुझे गंदम देनी है. सिर्फ प्राइस का जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज होगा, कमोडिटी एक्सचेंज होगी ही नहीं.
ये अब समझ आ रहा है इसको डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। ये अपनी वैल्यू किसी और चीज़ की वैल्यू से डिराइव करता है, लेकिन वो चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, उसका एक्सचेंज होना ज़रूरी नहीं है, बस किसी और चीज़ की वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू डिराइव हो रही होती है। दैट इज इट्स कॉल्ड अ डेरिवेटिव। अब अगर लेट्स सपोज उन्हीं 6 महीने बाद गंदम वाकई 5,000 की हो गई, तो फिर वो मुझे कहेगा कि जनाब आपने मुझे 75 लाख रुपए देने थे, इस वक्त गंदम मार्केट में 50 लाख रुपए की, तो आप मुझे 25 लाख दे दें और बाकी बचे हुए 50 लाख से जाके मार्केट से अपनी गंदम खरीद लें। सीधा सीधा हिसाब, क्लियर, ऑल डन। ये डील्स इसी तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। जो डिफरेंस होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और जो जिस अमाउंट के अंदर वो चीज़ होती है वो दूसरे बंदे के पास रह जाती है, उसकी वो एक्चुअल अमाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होती। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। अब ये काम हम, पहली चीज़ तो ये है कि इसको अगर हम अपने रिस्क को, अब मेरे लिए इसके अंदर क्या था, अगर तो मैं वेट कर जाता, वो एग्रीमेंट ना करता तो मुझे फ़ायदा था ना। लेकिन अगर वाकई मेरा शक सही हो जाता, जैसे मैं पहले केस के अंदर बताया, और 10,000 की हुई तो मुझे तो 7.5 में मिल जाती ना, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मेरा रिस्क रिड्यूस हो गया, मेरी प्राइस फिक्स हो गई एक सर्टन रेंज में। मैं चाहता बस 7.5 से ऊपर ना मिले, वो तो किस्मत से नीचे हो गई है, ठीक है, मेरा अंदाज़ा था कि हो सकता है 10 तक चली जाए, तो मैंने अपनी एक प्राइस रेंज फिक्स कर ली कि अगर मैं 8 या 9 या 10 की खरीदूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, या मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा, ठीक है ना, वो मेरे किसी काम की नहीं होगी। तो मैंने अपनी प्राइस फिक्स कर ली, मैंने अपना रिस्क रिड्यूस कर लिया कि मुझे 10,000 की ना खरीदनी पड़े। तो चाहे मुझे लॉस हो रहा है इस केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर, लेकिन कम से कम वो मुझे पता है कि कितना हो सकता है, एक सर्टन रेंज में होगा। मुझे ये पता है कि जी मुझे गंदम 7.5 की ही मिलनी है, चाहे मार्केट में मुझसे सस्ती, मुझे ये पता है 7.5 की मिलनी है। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे कल को 10,000 की खरीदनी पड़ेगी, 12 की खरीदनी पड़ेगी। मेरा रिस्क रिड्यूस हो रहा है, वो भी अपनी प्राइस फिक्स करके बैठा हुआ है, उसको भी पता है कि जी उसका भी रिस्क रिड्यूस हो रहा है, कि उसको पता है कि 7.5 तो उसको मिल ही जाना है ना, कल को जितने की मर्जी हो। तो ये हेजिंग हम कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं। यहां पर अब जो एक्चुअल मसले आते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पहली चीज, हमने एक ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1000 मन का, मुझे 3 महीने बाद रियलाइज होता है या 4 महीने बाद कि ओहो मुझे तो 1000 मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिमांड कम हो गई है, सीजन चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मुझे तो सिर्फ 500 मन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मैं 500 मन बीच में से कहीं बेच सकता हूँ? नो, एग्रीमेंट पूरा 1000 मन का है, मैं 500 मन बीच में से निकाल दिया, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे पता है 3 महीने बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 1000 मन तो नहीं खरीद सकूंगा, मैं 500 मन खरीद सकूंगा। लेकिन एग्रीमेंट तो अब 1000 मन का हुआ होगा, उसको तो कुछ नहीं कर, फाड़ के आधा तो कर नहीं सकते, जैसे करेंसी नोट को फाड़ के तो नहीं दे सकते ना किसी को, आपको चेंज ही करवाना पड़ता है। क्या कभी देखा कि जी 1000 रुपये का नोट 500 देने हैं, फाड़ा आधा दे दिया? नॉट पॉसिबल, आपको उसको खुले करवाने होंगे और वो 500 से देने होंगे। सेम विद दिस एग्रीमेंट, उसको खुला कैसे करवाएंगे एग्रीमेंट को? नॉट पॉसिबल, एक स्टाम्प हुआ होगा ना आपका उसके साथ, तो ये मुश्किल हो जाता है। फिर कल को आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही है, अब आप इससे निकलना चाहते हैं, कोई भी वजह होगी, आपका बिजनेस बंद हो गया या कुछ भी हो गया, लेट सपोज एक एग्जांपल है, तो बता जी मैंने भावलपुर में ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, अब यहाँ 1000 मन गंदम खरीदने वाला बंदा ही कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से सारी मार्केट में ढूंढ के एक बंदा मिला है जो ज़्यादा ज़रा क्वांटिटी में बल्क में परचेज करता है। उसने मुझे कहा है कि भाई मैं तो बड़ी से बड़ी है 300-400 मन खरीदता होता हूँ, चलो तुम्हारा 1000 मन का एग्रीमेंट खरीद देता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे इस वक्त सिर्फ 400 मन के हैं, ये एग्रीमेंट मुझे 35-40 लाख रुपए के अंदर भेज दो। अब आपका लॉस हो रहा है ना अच्छा खासा, गेट द आइडिया। सो बेचे कैसे, इससे जान कैसे छुड़ाएं, और फिर अगेन प्राइस आपको वो मिले जो आपकी बनती है। कोई आपको किसी भी प्राइस के ऊपर आपसे ले रहा ले, जैसे कि आपने कभी देखा होगा ज़मीन किसी ने जल्दी में बेच दी हो, कोई पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो जहाँ लेकर जाएगा जी अच्छा करोड़ की, लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ 35 लाख पड़ा है जो कैश में है, 35 में बेचनी है तो बताओ, ठीक है ना। सो सिमिलरली, और फिर जब मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ना करूँ, मैं भाग जाऊँ, जब उसका नुकसान हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट ना करे, वो भाग जाए, कौन पूछने वाला है हमें? गेट द आइडिया। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम करते हैं जब हम इसके नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, जो दूसरा प्रोडक्ट है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के केस के अंदर भी एग्रीमेंट ऐसे ही होता है, लेकिन यहां पर क्या है,
यहाँ पर एक ब्रोकर इन्वॉल्व है, एक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, प्रॉपर इसकी फ्यूचर्स की एक्सचेंज होती है, ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की इनकी एक्सचेंज होती है, प्रॉपर एक्सचेंजेस होती हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर अब हम ब्रोकर के पास जाते हैं, जैसे आप स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जाते शेयर खरीदने के लिए, ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उसके अंदर पैसे डलवाते हैं और उससे शेयर खरीदते हैं। सिमिलरली वैसे ही हम ब्रोकर के पास जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे डलवाते हैं, उससे फिर हम ये एग्रीमेंट खरीद सकते हैं। तो होता यह है कि हम ब्रोकर के पास जाते हैं तो अब वो गारंटियर भी बन जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कोई पार्टी भाग नहीं सकती। फिर दूसरी बात, एक्सचेंज जब इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर रेडीली अवेलेबल प्राइस है, मैंने ये एग्रीमेंट किया उसके साथ। अब पहली चीज़ ये स्टैंडर्डाइज होगा, ये नहीं हो सकता कि मैं 1000 मन का एक का एग्रीमेंट कर लूँ। वो कहेंगे जी हमारे पास ना 100 मन के एग्रीमेंट पड़े हैं, ये 10 मन के एग्रीमेंट पड़े हैं, आप उतने उठा लें जितने आपको चाहिए होंगे, 10 के उतने, जैसे वो आपके शेयर नहीं होते उतने फाड़ के आपको दे देंगे, टिकटें होती जैसे उतनी फाड़ के आपको दे देंगे, होंगे 10 मन के जी। आप चाहे 10 ले लें, आप चाहे 100 ले लें, आप चाहे 1000 ले लें, 10 के हैं उतने ले लें। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं, सारों की क्वांटिटी बराबर है, सारे एक जैसे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसमें से आधे बेचना चाहें, 1/4 बेचना चाहें, आप इजीली बेच सकते हैं, ठीक है। और फिर उस प्राइस पे बेच सकते हैं जो उस वक्त की मार्केट प्राइस है। वो प्राइस कैसे मिलेगी? एक्सचेंज अवेलेबल है, एक्सचेंज पे जाएं, थाउजेंड्स ऑफ बायर्स, थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स एवरी टाइम अवेलेबल। उन्होंने रेट कोट किया, इतने पे हम खरीदने को तैयार हैं, आप उतने पे बेच दें, यू कैन गेट योर मनी। आधे बेचना चाहे आधे बेच दें, पूरे बेचना चाहे पूरे बेच दें। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था ना, 3 महीने बाद बेच दें। गेट दी आइडिया। तो ये सारे जो नेगेटिव इफेक्ट वहाँ आ रहे थे वो यहाँ ख़त्म हो गए। फिर पार्टी कोई भाग नहीं सकती, जिस डेट को एग्जीक्यूट होना है ना, उस डेट को जिसके अकाउंट में बेनिफिट जाना है उसके अकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके अकाउंट में नुकसान जाना है उसके अकाउंट में नुकसान ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोई पार्टी भाग नहीं सकती इसमें। क्लियर? इसको हम कहते हैं फ्यूचर्स। कॉन्ट्रैक्ट वही है, होगा भी वही, कि गंदम एक्सचेंज नहीं होनी, जितना डिफरेंस है वो जिसको फायदा हो रहा है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके। इसके बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ऑप्शंस। अब अगेन इसके अंदर फिर टर्मिनोलॉजी है बाय एंड सेल की, क्योंकि यहां ऑप्शन में ये बाय एंड सेल एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ऑप्शन फ्यूचर को ही समझ लें आप बेसिकली, कि फ्यूचर जैसे हमने भी देखा था, ऑप्शन के अंदर सिर्फ बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है, बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पास राइट है कि वो उसे एग्जीक्यूट करे या ना करे, नॉट ऑफ द कमोडिटी। मैं फ्यूचर कमोडिटी बाय करने का भी कर सकता हूं, सेल करने का भी कर सकता हूं। मैं ऑप्शन कमोडिटी बाय करने की भी कर सकता हूं, कमोडिटी सेल करने की। मैं गंदम बेचूंगा, मैं गंदम खरीदूंगा, दोनों एग्रीमेंट हो सकते हैं। दोनों एग्रीमेंट मैं खरीदूंगा एज अ कस्टमर, ब्रोकर या जो फर्म है या दूसरा जो है वो मुझे बेचेगा। कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे बेच रहे, मैं एज अ कस्टमर बाय कर रहा हूं उनसे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के बायर के पास राइट है उसे एग्जीक्यूट करे या ना करे। अगर वो कह रहे कि जी मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं करना, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसे जो आखिरी एग्जीक्यूशन की डेट है उससे पहले इंटीमेट करना होगा ब्रोकर को कि मैंने एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अगर वो कहेगा नहीं करना तो नहीं होगा। सेलर के पास ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पास राइट नहीं है कि वो ऐसा कह सके कि मैं एग्जीक्यूट करता हूं या नहीं करता। उससे हर सूरत एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो कह दे नहीं करना तो नहीं करना। ये बात क्लियर हो गई। अब सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर वो कमोडिटी का बायर भी हो सकता है और मैं कमोडिटी का सेलर भी हो सकता हूं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस चीज का है कि मैं गंदम बेचूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उसने मुझे बेचा है, जो मैंने उससे खरीदा है कि जी मैं तुम्हें इतनी गंदम बेचूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने उससे खरीदा है। तो मैं कमोडिटी का सेलर हूं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट का बायर हूं, ऑप्शन का बायर हूं। ठीक है, इसे कहते हैं कॉल ऑप्शन, कि मैं कॉल कर रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं ऑप्शन को। एक होती है पुट, जिसके अंदर मैं सेल कर रहा हूं ऑप्शन को। खैर अभी इसमें ज़रा मैं डिटेल में जाऊँ तो ये लंबा हो जाएगा, फिलहाल आपके कन्फ्यूजन का लेवल भी बढ़ जाएगा काफ़ी। सो इसको यहीं रखते हैं। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इस केस में हर बार सेलर को नुकसान होगा और बायर को फायदा होगा? जब बायर को नुकसान हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, जब बायर को फायदा हो रहा है वो एग्जीक्यूट करेगा हर बार। सेलर का तो, कॉन्ट्रैक्ट के सेलर का तो हर बार नुकसान हो रहा है ना, तो आखिर ये चलता कैसे है? हाउ डज इट वर्क? इसमें सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या रखा हुआ? तो बेसिकली ब्रोकर्स और इस तरह के और फर्म्स हैं जो ये काम करते हैं,
वो उसी तरह जैसे कि क्रिकेट की बैटिंग वाले नहीं काम करते, अब उन्हें पता थोड़ी है कि कौन सी बॉल के ऊपर छक्का लगना है, किसके ऊपर क्या होना है। बैटिंग चल रही है, कभी पैसे बन गए कभी डूब गए, ऑन एवरेज कुछ खर्चा निकल आता है उनका। सेम इनके साथ होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे होते हैं इसकी फीस हाई होती है, तो एक वो फीस से कमा लेते हैं। फिर कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो उसी प्राइस के करीब करीब होते हैं, तो एग्जीक्यूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं चले ठीक है होने दें, कोई कहता है ना होने दें, उससे बहुत बड़ा फर्क ही नहीं पड़ता। तो इनको फिर वो कमीशन के पैसे वो सारे बच गए जो इन्होंने हाई फीस चार्ज की थी, और वो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। और फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इनको कुछ बचत हो जाती है, कुछ के अंदर इनको नुकसान हो जाता है, वो आपस में ऑफसेट हो जाते हैं यूजुअली कुछ हद तक, तो इनको वो जो खर्चा पानी है उतना बच जाता है। इसीलिए ये ज़रा हाई कॉस्ट के ऊपर ऑप्शन सेल कर देते होते हैं। लास्ट, स्वैप। स्वैप इन तीनों से ज़रा डिफरेंट चीज़ है। स्वैप अब डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, एक्सचेंज रेट का स्वैप होता है, इस तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है, बड़ा पॉपुलर है आजकल। तो बेसिकली स्वैप का मतलब ये है, मैं आपके साथ कोई चीज़ एक्सचेंज कर लूँ, हम ये बुक स्वैप कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये बुक मुझे दे दो, अपनी बुक मुझे दे दो, मेरी बुक तुम ले लो, हम एक चीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। सेम इस तरह से इंटरेस्ट रेट को हम स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर क्या होगा, आमतौर पे आजकल जो चलता है इंटरेस्ट रेट वो फ्लोटिंग चल रहा होता है। तो मुझे बैंक ऑफर करता है कि जी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कल को बढ़ गया तो आपको तो ज़्यादा देना पड़ेगा। बैंक या कोई भी ऐसी कंपनी जो हमें स्वैप ऑफर कर रही है सब, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप एक काम करें, आप अपना इंटरेस्ट रेट मेरे साथ स्वैप कर लें, मैं आपको ये फिक्स कर देता हूँ। आपने मुझे लेट्स सपोज 3% है ना, आपने मुझे 3% ही देना है। कल को ये 4-5 हो जाएगा तो आप 3 देंगे, बाकी 2 मैं अपनी जेब से डालकर आगे पे कर दूंगा। और कल को अगर ये 2 हो गया, 1 हो गया, तो आप मुझे 3 ही देंगे, बाकी मैं 2 अपनी जेब में, 1-2 अपनी जेब में रखूंगा और बाकी का आगे पे कर दूंगा। तो हमने आपस में स्वैप कर लिया, मेरे फ्लोटिंग को उसने फिक्स के साथ स्वैप कर दिया। इसी तरह से एक्सचेंज रेट के अंदर, एक्सचेंज रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है। मैं आपको आज फिक्स दे देता हूँ कि आज की डेट के ऊपर इतना है ना, तो इसके करीब करीब की कोई फिगर के, लेट्स सपोज आज डॉलर है 175 का, चले जी 177 में डील करते हैं, स्वैप कर लेते हैं। आप जब मेरे पास लें, इस डेट तक टाइम होगा उसका डेफिनेटली ले आएंगे, मैं आपको 177 का डॉलर दूंगा, मैं डॉलर के अगेंस्ट आपको 177 दूंगा जब लें इस टाइम पीरियड के अंदर, ये आपको मिलेगा। आप उस वक्त चाहे डॉलर 185 का हो, 190 का हो, 200 का हो या 150 का हो, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मेरा आपका रिस्क हेज हो रहा है ना, बेसिकली आपको रिस्क नहीं है। ये खासतौर पे कहाँ काम आता है, जहाँ एक एक्सपोर्टर है, उसने माल तो आज कंटेनर में भर के भेज दिया, लेकिन कंटेनर महीने 2 बाद पहुँचना है, वहाँ फिर एलसी खुलेगी, फिर इसकी पेमेंट रिलीज होगी जब उसकी क्वालिटी वहाँ पर चेक हो जाएगी। 2 महीने में क्या एक्सचेंज रेट रहेगा इसे क्या पता। और अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया, उसका मार्जिन ही बहुत थोड़ा सा, प्रॉफिट मार्जिन उसके पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत थोड़ा सा है, पता चला एक्सचेंज रेट के अंदर सारा प्रॉफिट चला गया, उल्टा लॉस हो गया, क्योंकि वो तो इनवॉइस बनाकर 2 महीने पहले भेज चुका था। गेट द आइडिया। सो इसको हेज करने के लिए वो अपना रेट फिक्स करवा लेता है पहले ही। अब इसके अच्छा ठीक है तरीके भी हैं, जैसे कि जब यहाँ नहीं होता था ये, तो इसके तरीके भी हैं, वो और तरीके का भी डिटेल टाइम हो तो आपको शेयर भी करूँगा कि किस तरह से आप खुद से भी एक हेज बना सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल यू गेट द आइडिया कि एक्सचेंज रेट भी इस तरह स्वैप हो जाता है। और इसी तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स बड़े पॉपुलर हैं आजकल। बैंक अक्सर फ़ोन करके कि जी आपके पास क्रेडिट कार्ड है सर, अगर आप कल को पेमेंट ना कर सके, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हम आपकी जगह आपके कार्ड की पेमेंट कर देंगे जितनी भी ड्यू होगी। यही वो आपको उस वीडियो के अंदर भी डिस्कस हुआ है, लास्ट वाली के अंदर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स थे जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए थे यूके के बैंक्स ने। और इवन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स लोन्स के ऊपर भी उन्होंने बेचे हुए थे। तो वो बेसिकली आप कार्ड एक्टिवेट करने के बाद वो आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप साथ साथ बेचना शुरू कर देते हैं कि जी वो अगर हो गया तो पता ये चला एंड के ऊपर कि जो वो इंश्योरेंस या स्वैप उन्होंने की जिसके अंदर कवरेज दी हुई थी, वो सिर्फ उन चीज़ों को, उन इवेंट्स को कवरेज दी थी जो कि 10% ऑफ केसेस में होते हैं। मेजॉरिटी जो 90% केसेस जिस वजह से होते हैं जहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ती क्रेडिट कार्ड की, उन बैंक को करनी पड़ती, उनको उन्होंने कवर ही नहीं किया था, तो वहाँ उनको पेमेंट ही नहीं करनी पड़ी। बैंक ने अच्छे खासे पैसे बना लिए, इसलिए आज तक अभी तक चल रहा है कि उसके ऊपर जी बैंकों को गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपको पे करना पड़ेगा बैंक लोगों को। जैसे ही उन्होंने पिकेडिली वाली एग्जांपल थी, उसके अंदर पिकेडिली वाले होटल वाले के साथ भी यही हुआ कि उसके साथ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर लिया,
बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्वैप किया था उन्होंने कि फिक्स्ड फ्लोटिंग को फिक्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स गिर गए, वो हाई पे करते जा रहे हैं अभी तक उसके। तो जब वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उनको पैसे वापस दिए, तो मैंने उस वक्त, जब कभी आज से 4-5-6 साल पहले कैलकुलेट किया था, ये जो उस वक्त वैल्यू वापस की गई उनको, होटल वालों को लोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा बैंक ने उनसे चार्ज करी, तो तकरीबन 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थे। इतने एक्स्ट्रा चार्ज हुए थे उन्हें। सो अगेन, नेगेटिव भी इनको यूज़ किया जा सकता है, पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। सबके अपने बेनिफिट, हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स, नुकसानात होते हैं। सो दीज आर डेरिवेटिव्स। इनको हम ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स भी कहते हैं। क्यों? सिंपल वन रीज़न, क्योंकि ये यूजुअली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते। इनको हम आमतौर पर नोट्स में डाल के ना पीछे कहीं बाद में डाल देते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर आमतौर पर डेरिवेटिव्स कंपनीज नहीं दिखाती होती हैं अपने, ठीक है, बिकॉज दे आर रिस्की डेफिनेटली। तो वो उसको कोशिश करते हैं इसको साइड पे ही कर दें, इसलिए ऑफ बैलेंस शीट एसेट भी इनको कहा जाता है। ये 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे।